हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। थ्योरी पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। तरंग एक विक्षोभ होती है अर्थात एक हलचल होता है जो कि किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि ये कण है और अपने को पता है ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे होती हैं। ये कण इसमें विक्षोभ उत्पन्न कर देगा, ये इसमें करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा, ये विक्षोभ ये इसमें करेगा, ऐसा अर्थात निकटवर्ती कणों में विक्षोभ उत्पन्न कर देता है और ध्वनि उत्पन्न होती हैं। जब तक अपने स्रोत तक ध्वनि नहीं पहुंच जाती तब तक ये कंपन, ये गति जो भी निकटवर्ती कणों में माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण किसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते। अपन बोलेंगे कण खुद विक्षोभ लेके अर्थात उसमें खुद में कंपन आगे नहीं बढ़ाते, वो कंपन को ही आगे बढ़ाते हैं, अर्थात विक्षोभ ही आगे बढ़ता है। यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक विक्षोभ हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाता। ध्वनि निम्न में से किसका रूप होती है। ध्वनि ऊर्जा का रूप होती है। किन क्रियाकलापों के द्वारा हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। किसी वस्तु पर आघात करके, घर्षण करके, खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर, उसको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ध्वनि का संचरण माध्यम बताइए। ठोस, द्रव और गैसों में ध्वनि का संचरण होता है और अपने को पता है ठोस होता है उसमें ध्वनि का संचरण, ठोसों में ध्वनि का संचरण अधिक होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम ध्वनि का संचरण होता है। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। तरंग एक विक्षोभ होती है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न कर देते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विक्षोभ हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाता। संपीड़न क्या कहते हैं। जब कोई संपीड़न किसको कहते हैं। जब कोई कंपनमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार के एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। ये देखो, अपन को पता है तरंग का ऐसे डायग्राम होता है। जो ये होते हैं ये उच्च दाब उत्पन्न करते हैं और जो ये नीचे वाले होते हैं ये कम दाब उत्पन्न करते हैं। तो इनको विरलन कहते हैं और इनको संपीड़न कहते हैं। जब कोई कंपनमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार के निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। निम्न दाब के क्षेत्र को विरलन कहते हैं और उच्च दाब के क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। ये देखो, ये निम्न दाब है इधर और ये उच्च दाब है, तो इनको संपीड़न कहेंगे, इनको विरलन कहेंगे। जब वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है और ये आगे की ओर ऐसे 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 ऐसे, ये पॉइंट इधर इधर, फिर पॉइंट इधर इधर, ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं। ध्वनि तरंग के क्या है, ये कैसे बनती है। ध्वनि को तरंग के रूप में माना गया है। तो तरंग एक विक्षोभ होता है जो कंपनमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है। ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। ये संपीड़न और विरलन से बनती है। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो प्रकार की तरंगे होती है। अनुप्रस्थ जो होती है वो ऊपर नीचे अपने कणों के ऊपर नीचे की गति करता है और जो अनुदैर्ध्य होती है वो आगे पीछे की गति करता है। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें संचरण के लिए ध्रुव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ये गति नहीं करती। और ध्वनि के लिए भी माध्यम जरूर आवश्यक होता है। अपने को पता है बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे भी गति नहीं करती, इसीलिए इनको अनुदैर्ध्य या फिर यांत्रिक तरंगे कहते हैं क्योंकि इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। सारी यांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। तरंग दैर्ध्य किसी दो निकटतम सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को या एक दोलन पूरा करने में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये देखो, जैसे अपन ने बनाया था एक तरंग, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया एक तरंग दैर्ध्य।
इन दोनों के बीच की दूरी। और ये होगी, ये एक दोलन ये पूरा हो गया यहाँ पे, तो इसको तो बोले आवर्तकाल। ये हो गया आवर्तकाल। और दो सुरंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने, ये देखो अपोजिट रहते हैं दोनों, आवर्ती की अपोजिट होता है आवर्तकाल। आवर्ती को म्यू से डिनोट करते हैं, ये आवर्तकाल टी हो गया। एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक सेकंड में लगे दोलनों की संख्या को आवर्ती और एक दोलन को पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का संतुलन किसी स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। देखो जैसे ये पेंडुलम है, ये सबसे अधिकतम विस्थापन यहाँ हुआ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो जो अधिकतम विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक का, वो आयाम कहलाता है। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर। ये तो अपने को पता है, जो प्रबलता होती है वो आयाम को डिनोट करती है और जो तीव्रता होती है वो आवृत्ति को डिनोट करती है। और प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया होती है, अर्थात संवेदनशीलता का माप होती है प्रबलता। और जो तीव्रता होती है वो होते हैं किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को अपन ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनिक चाल। ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से कोई पिंड गति करता है तो उसे उस पिंड को पराध्वनिक पिंड कहते हैं। ध्वनि बूम हो गया। अब बोलते हैं कि ठोस द्रव गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, फिर द्रव में और फिर गैस में। गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। प्रतिध्वनि अपने को पता है, जब कोई ध्वनि होती है किसी माध्यम से टकरा कर वापस परावर्तित पुनः अपने को सुनाई देता है तो अपन बोलते हैं प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। जब पहाड़ों में जाते हैं तो अपनी आवाज़ खुद को ही अपनी गूंजती है, वो ऐसे गूंजने वाले आवाज़ को अपन प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए। अनुरणन किसे कहते हैं, इसे कैसे कम किया जाता है? ध्वनि का दीवारों से बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्गत हो जाती है अनुरणन कहलाता है। अर्थात ध्वनि का बहुत ज़्यादा आवाज़ होने बहुत ज़्यादा ध्वनि का तीव्रता बढ़ जाएगी तो वो अपने लिए हानिकारक होता है, इसीलिए उसको कम किया जाता है, इसे अनुरणन कहते हैं। इसे कम करने के लिए भवनों में पर्दे लटकाए जाते हैं ताकि ध्वनि का अवशोषण हो सके। इसके अतिरिक्त कमरे में श्रोताओं की उपस्थिति, जितने अधिक श्रोता होंगे उतनी ही ध्वनि का अवशोषण अधिक होगा और अपने को ध्वनि बूम उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अपश्रव्य अपने को पता है 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि की आवृत्तियों को अपन अपश्रव्य द्रव्य कहते हैं। पराध्वनि किसे कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि के उपयोग। पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने के लिए किया जाता है जहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, जैसे कि सर्पिलाकार नली है, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं, जहाँ तक अपना हाथ नहीं पहुँच पाते उन पराध्वनिक किरणों से ही, तरंगों से ही अपन उन पुर्जों को क्लीन कर सकते हैं। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरारें का पता लगाने के लिए किया जाता है और चिकित्सा क्षेत्र में पराध्वनि अर्थात अल्ट्रासाउंड का उपयोग बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पराध्वनि की आवृत्ति निम्न या उच्च में से क्या होती है? पराध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है, अपने को पता है। इकोकार्डियोग्राफी कैसे कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी में पराध्वनि तरंगों को यूज लिया जाता है और ये हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित होकर हृदय का प्रतिबिंब बनाते हैं। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या है? इन तकनीक का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किन किन बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है? अल्ट्रासोनिक की एक तकनीक होती है जिसमें पराध्वनि अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज लिए जाते हैं। ये